जिस क्षेत्र में सही मायनों में आप जाना चाहते हैं, लंबे समय तक जब घर में डॉक्टर इंजीनियर के अलावा या अगर आप IAS IPS ऑफिसर नहीं बने, सर्विसेज में नहीं गए, तो आपने जीवन में कुछ नहीं किया। उनके परिचय में हमको सुनाई देता था कि भैया हम बुनियाद हैं, हम राजपूत हैं, हम ब्राह्मण हैं, तो हम पिछड़ा है, तो हम अति पिछड़ा है, तो हम दलित है, तो हम महादलित है, तो हम हिंदू है, तो हम मुस्लिम है। हमको हर कोई मिलता था पर हमको कोई बिहारी नहीं मिलता। अपनी जिद को पूरा करके वो मकाम ना हासिल करने जो आपका लक्ष्य है, इस सोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। और यकीन मानिए, जिस दिन हम सारे बिहारी 14 करोड़ बिहारी जिद्दी होकर, महत्वाकांक्षी होकर आगे निकल पड़े ना, तो देश को सोच जाएंगे, फिर हम दुनिया की ही सबसे बड़ी ताकत बिहारी अकेले बन जाएंगे। इतना सामर्थ्य है हम लोगों को। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। तो चिराग पासवान अभी भाषण दे रहे थे चार्टर्ड कॉमर्स, जहां पर उसके चार्टर्ड कॉमर्स के स्टूडेंट के कार्यक्रम में शामिल हुए थे चिराग पासवान। वहां पर मोटिवेटेड स्पीच देते हुए नजर आए छात्रों को, विद्यार्थियों को, कि आप कोई भी काम करें एक अपना क्षेत्र चुनकर, और जिसमें समय का पता आपको न चले कि कितना बजा, क्या हुआ, नींद ना आए, भूख ना आए, इस तरह का काम। उसी में बिहार और बिहारियों को लेकर भी वह बोलते हुए नजर आ रहे थे खुलेआम कि महत्वाकांक्षी होना, अति महत्वाकांक्षी होने का आरोप हम पर लगता है, मगर वह बिहारियों के लिए जरूरी है। और 14 करोड़ बिहारी जिस दिन महत्वाकांक्षी हो जाएंगे, बिहार देश में नहीं दुनिया में नंबर 1 हो जाएगा। यह उनका धमाकेदार भाषण लगभग 20 मिनट तक चला। सुनते हैं उन तमाम बातों को इस वीडियो के जरिए कि चिराग पासवान जो मोदी सरकार के मंत्री भी हैं और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, चार्टर्ड कॉमर्स के इस कार्यक्रम में पहुंचे तो क्या कुछ कह रहे हैं। जो आने वाले दिनों में विकसित बिहार और विकसित देश की नींव रखने में एक अहम भूमिका निभाएंगे। जब मेरे प्रधानमंत्री 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने की बात करते हैं, तो 2047 तक वो पीढ़ी जो उस नींव को मजबूती देकर उस विकसित देश को सींच रही होगी, उसमें आप सबकी एक अहम भूमिका हो। और ऐसे में आज जब मैं यहाँ आप लोगों के बीच मौजूद हूँ, मेरे लिए भी ये काफी उत्साह का पल है, जहाँ पर आप जैसी प्रतिभाएं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उज्जवल अव्वल नंबर पर आने का काम किया, अपने उज्जवल भविष्य को संवारने के लिए जो मेहनत आप लोगों ने की है। आप सबका एक बड़ा भाई होने के नाते यहाँ पे मैं आज किसी नेता की भूमिका में नहीं, आप सबका साथी, बड़ा भाई, एक ऐसा व्यक्ति जो अनुभव के उस दौर से गुजरा है जिस दौर से संभवतः आने वाले दिनों में आप लोग गुजरेंगे। उस भूमिका से आज कुछ बातें आप लोगों के साथ मैं करना चाहता हूँ। आप सब जब यहाँ से एक नए पड़ाव की ओर अग्रसर होंगे, स्कूल, अब कॉलेज और कॉलेज के बाद सही मायनों में जीवन और जीवन के संघर्ष से जब आपका सामना होगा, कुछ बातें हैं जो साझा जरूर करूंगा क्योंकि वो सामना मैंने किया है। और मैं मानता हूं कि कई बार जीवन परिस्थितियों को काफी कठिन बना देता। आज जब आप लोग स्कूल कॉलेजेस में हैं, आज आपको लगता होगा कि भैया ये एग्जाम के लिए तैयारी करना ही कठिन है, या ये एग्जाम कठिन था, या परिणाम आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं है। कई बार हम इन छोटी बातों को लेकर निराश हो जाते हैं। और यकीन मानिए, आने वाले जीवन को तैयार करने के लिए ये संघर्ष कुछ भी नहीं। कई बार जिंदगी में ऐसे पल, ऐसे लम्हे, ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो पूरी तरीके से ऐसी चुनौतियां आपके सामने रखती हैं जिसका सामना सिर्फ और सिर्फ मजबूत इच्छा शक्ति के साथ ही किया जा सकता है। और ये इच्छा शक्ति यहाँ पर तैयार की जाती है। जब आप एग्जाम्स देते हैं, जब आपके रिजल्ट्स आते हैं, कई बार अच्छे आते हैं, आप खुश होते हैं, कई बार आप निराश होते हैं, कई बार उन्हीं बातों को सोचकर आप परेशान होने लगते हैं। पर यकीन मानिए, एक बड़ा भाई होने के नाते ये सुझाव आप लोग को दूंगा कि जितना सकारात्मक हो सके इन बातों को लेने का प्रयास कीजिए। हमेशा चीजें हमारे हिसाब से हो नहीं होता है। कई बार कठिन विपरीत परिस्थितियां आती हैं, जो उसका सामना कर पाता है सही मायनों में विजय पथ पर, वही व्यक्ति चलता है। और इसी सोच के साथ आप सबको आगे बढ़ने की जरूरत है। आने वाले दिनों में कुछ सालों के बाद, 10 साल 15 साल के बाद
आप लोगों को एहसास होगा कि स्कूल का वो एग्जाम जिसके लिए मैंने हफ्तों बर्बाद किए, रात भर की अपनी नींद चैन बर्बाद किया, कुछ भी नहीं था। और यकीनन कुछ भी नहीं होती है। आज से 10 साल 15 साल के बाद आपके 10वीं में क्या मार्क्स थे, 11वीं में क्या था, कौन से टेस्ट थे, कब आप परेशान हुए थे, रात भर रोए थे, दिन भर आप चैन से नहीं बैठे थे, या आपको याद भी नहीं रहेगा। क्योंकि उस वक्त सही मायनों में आप जीवन की परिस्थितियों का सामना करें और ये परिस्थितियां उन चुनौतियों के लिए आपको तैयार करें। आप में से मुझे नहीं पता कितने लोग मेरे जीवन से वाकिफ है कि नहीं, पर पिछले 3 साल पहले मेरे साथ भी जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां, ऐसी चुनौतियां सामने ला के रखी थी जिसके लिए एक बार सोचा जाए तो संभवतः दैट वाज द एंड ऑफ द रोड। एक बार के लिए कोई सामान्य व्यक्ति को लगेगा कि भैया सब समाप्त हो गया, अब इसके आगे क्या कैसे। और ऐसी परिस्थितियों में हमेशा 2 ही विकल्प होते हैं आपके पास। या तो आप क्राइम बन के रोते रहिए, अपने किस्मत, अपने नसीब को कोसते रहिए, भैया मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या बुरा किया था, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था कि मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। या तो बैठिए और रोते रहिए, या फिर बी अ फाइटर, लड़िए उन परिस्थितियों से, डट कर सामना कीजिए उन चुनौतियों का। और तब तक कीजिए जब तक उन चुनौतियों को आप हराकर अपने आप को आप सही साबित नहीं कर देते, तब तक आप लड़िए। मैंने खुद ये चुनाव किया। आज से 3 साल पहले अगर मैं हार मान जाता हेलो, और जो जो चीजें मेरे साथ हुई थी, वाला वीडियो हम लोग को क्या नेपोटिज्म कहा जाता है ना, और मैं स्वीकार करता हूँ I was somebody who was born with a golden spoon, सोने का चांदी का पालना, दुनिया भर की चीजें कही जाती है। हाँ, ये सब उस ऐशो आराम में मैं पला बड़ा था। और मैंने पिछले 3 सालों में ऐसी परिस्थितियों का सामना किया जो शायद मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा लम्हा भी मेरी जिंदगी में आ सकता है। मुझसे मेरा परिवार, मेरी पार्टी, मेरा घर सब छीन लिया। मुझे तो ये तक नहीं पता था कि भैया अगर आप एक नई पार्टी बनाते हो आप कैसे बनाते हो, उसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है, कहीं आवेदन देना होता है, क्या करना, ये भी मुझे नहीं पता। सारी चीजें जिसे बोलते हैं ना स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, वहां से मैंने चीजों की बिल्ड करना शुरू किया, वहां से चीजों को एकत्रित करना शुरू किया और करते 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 आज यहाँ आप लोगों के सामने ये उदाहरण से मैं उद्देश्य दे रहा हूं कि कभी अगर जीवन में आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे सब खत्म है, दिस इज द एंड ऑफ द रोड, ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर इज ऑलवेज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। उस रोशनी की ओर आपको आगे बढ़ना, और वो आप तभी आगे बढ़ पाएंगे जब आप खुद पर विश्वास रख पाएंगे। ये विश्वास आपको खुद पर रखना होगा कि आप कर सकते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। आप सही मायनों में तब हारते हैं जब आप दिल से हार मान जाते। जब तक आप दिल से हार नहीं मानते, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत, कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो आपको हरा सके या आपको हार मानने पे विवश कर सके। आप अपने दिल से जब हार मानते हैं तब सही मायनों में आप हारते हैं। बस उसको हमेशा मजबूत रखना है और हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना। और ये ऊर्जा आप में तब आएगी जब आप उस क्षेत्र से जुड़ेंगे जिस क्षेत्र में सही मायनों में आप जाना चाहते हैं। यहाँ पे जितने अभिभावक मौजूद हैं, जितने फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं, आज हम लोग उस खूबसूरत माहौल में हैं जहाँ पे हम लोग को ये विकल्प भी मिलता है कि आप अलग अलग क्षेत्र में जाकर अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। नहीं तो एक दौर ऐसा भी था लंबे समय तक जब घर में डॉक्टर, इंजीनियर के अलावा या अगर आप IAS IPS ऑफिसर नहीं बने, सर्विसेज में नहीं गए, तो आपने जीवन में कुछ नहीं किया। पर आज की तारीख में एंडलेस अपॉर्चुनिटीज जिसमें आप जा सकते हैं, जिसमें लोगों ने जाकर न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश, हमारे प्रदेश, हमारे क्षेत्र का नाम ऊंचा करने का काम, भले वो कला का क्षेत्र हो, सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, एक्टिंग, डायरेक्शन, किसी भी क्षेत्र में, या खेलकूद, खिलाड़ी के क्षेत्र में, या फिर आजकल सोशल मीडिया में आपको एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जिसमें आप जाकर अपना नाम रोशन कर सकते हैं। पर वो आप तभी कर पाएंगे जब आप सही में पहचानेंगे कि आपको करना क्या है। जब आपका पैशन, आपका प्रोफेशन बन जाता है तो सही मायनों में उस क्षेत्र में आप आगे बढ़ते। उस पैशन को पहचानना जरूरी है, ये समझना जरूरी है कि सही मायनों में आप करना क्या चाहते हैं।
और जब तक आप उसको नहीं पहचानेंगे, मैं अक्सर ये उदाहरण देता हूं कि जिस कार्य में, जिस क्षेत्र में आपको घड़ी देखने की जरूरत ना पड़े, तो आप सही क्षेत्र में। मेरे साथ कई बार ऐसा हो, हम लोग रात में 2-2:30 बजे काम में लगे रहते हैं और रात में 2:30 बजे एहसास होता है कि अरे 2:30 बज गए, पता ही नहीं चला। जब ये पता नहीं चला होने लग जाए आपके साथ, तो आप सही कार्य में। जब काम करते 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 आपको ये भी एहसास न रहे कि आपने खाना खाया नहीं खाया, जब काम करते करते आपको ये एहसास न रहे कि कितने घंटे बीत गए, आप सोए नहीं सोए, दैट मींस यू आर इन द राइट प्रोफेशन। और जब आप उस प्रोफेशन में होंगे, यकीन मानिए आप मोर देन अपना 100% देंगे। आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जब तक आप उस क्षेत्र में नंबर 1 पर नहीं पहुंच गए, तब तक आप खुद ही आप चैन से नहीं बैठे। पर इसके लिए हमें ये सोचना समझना जरूरी है कि हम क्या करना चाहते हैं। कई बार परिवार के दबाव में, फैमिली के दबाव में, पेरेंट्स ये चाहते हैं, रिश्तेदार ये चाहते हैं, इन तमाम चीजों को कि दबाव में आकर हम लोग निर्णय लेते हैं, और ये गलत होता है। जरूरी है खुद से ये जानने समझने की कि आप अपने आप को किस क्षेत्र के साथ जोड़कर देखना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि हर बार चॉइस करेक्ट ही होगी। कई बार आप जाएंगे, आपको एहसास होगा कि यू आर इन रॉन्ग फील्ड। मेरे साथ हुआ था, मेरे भाई यहाँ पे मेरी फिल्म की बड़ी तारीफ कर रहे थे और इन्होंने कहा कि आप लोग 3 लोग गए थे, कहाँ, परवेशगंज में, है ना। आपने ताली भी बजवाई, इसके लिए ताली बजनी चाहिए, क्योंकि आप 3 ही लोग होंगे तो वो फिल्म देखने गए थे और कोई नहीं गया होगा वहां पे। तो जब मैं वहां पे गया, मुझे भी एहसास हुआ कि नहीं, शायद मैं नहीं बना और मैं वो जस्टिस नहीं कर पा रहा। पर हाँ, उस क्षेत्र ने मुझे परिचय करवाया कि मैं सही मायनों में करना क्या चाहता। मेरा वहां का अनुभव, मुंबई में रहने का, दिल्ली में पला बड़ा हूं, इन तमाम बातों ने इस बात का एहसास कराया कि बिहारी पहचान, जो हम लोग का अभिमान, हम लोग का स्वाभिमान होना चाहिए, कैसे दूसरे राज्यों में इसे धूमिल किया जाता। और उस दिन वो जिद थी मेरे अंदर कि वापस अपने राज्य जाऊंगा और बिहार के खोए हुए इस गौरव, इस स्वाभिमान को वापस लेकर आऊंगा, जब बिहारी शब्द एक गाली नहीं, मेरा अभिमान होगा। कम ज्यादा उसे जितना मन पड़ा, पिछले तीसरी बार का सांसद हूं, पिछले 10-11 सालों में मैंने वो हर संभव प्रयास करने का मैंने कोशिश की। पर मैं जानता हूं कि अभी भी बहुत से कार्य हैं जो करना है। इसीलिए ये इच्छा भी मैं अलग अलग मन से मैं जताता हूं कि दिल्ली में रहकर नहीं होगा, अब मुझे बिहार आना होगा और यहीं पर रहकर, आप लोगों के बीच रहकर, आप लोगों के साथ रहकर, आप लोगों का हाथ थामकर, कंधे से कंधा मिलाकर अपने राज्य को उस विकसित राज्य की श्रेणी में लेकर जाऊंगा, जिसको मैं गर्व से बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट कहता हूं। वहां तक हम लोग को अपने प्रदेश को लेकर जाना। पर जैसा मैंने कहा कि इसमें आप सबकी एक अहम भूमिका है। आप सब वो युवा पीढ़ी हैं जो नए बिहार की, एक विकसित बिहार के निर्माण में अहम योगदान देंगे। आप लोग वो पढ़े लिखे यंगस्टर्स हैं जो सही मायनों में उस सोच को बदल सकते हैं जिस सोच ने बिहार को अभी तक पिछड़ा रखा है। वो सोच जो हमें जातिवादी बेड़ियों में जकड़ कर रखती है, वो सोच जो हमें धर्म के नाम पे, सांप्रदायिकता के नाम पर एक दूसरे से लड़वाने का काम करती है। आज जब हम लोग 21वीं सदी में हैं, हम वो पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी है जिनको नहीं फर्क पड़ता भैया कि कौन किस जाति से आता है। और फर्क नहीं पड़ना भी चाहिए, नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि कौन किस जाति से आता है, कौन किस धर्म से आता है, कौन किस समाज से आता है। जब तक हम एकजुटता से आगे नहीं बढ़ेंगे, हम कभी अपने प्रदेश को आगे लेकर नहीं जा पाएंगे। मैं जब नया नया राजनीति में आया था और जब मैं बिहार आता था कार्यक्रमों के लिए, उस वक्त एयरपोर्ट पे जब लोग मुझे मिलने आते थे और अपना परिचय देते थे, उनके परिचय में हमको सुनाई देता था कि भैया हम बुनियाद हैं, हम राजपूत हैं, हम ब्राह्मण हैं, तो हम पिछड़ा है, तो हम अति पिछड़ा है, तो हम दलित है, तो हम महादलित है, तो हम हिंदू है, तो हम मुस्लिम है। हमको हर कोई मिलता था, पर हमको कोई बिहारी नहीं मिलता। और यही कारण रहा है कि हम लोग इतना बटे हैं, इतना बटे हैं हम लोग कि आज लोग इस बात का लाभ उठाते हैं। जातियों में हम लोग को बांट कर चुनाव हम लोग पेपर पे लड़ लेते हैं, समीकरण कहकर कि भैया ये हमारा समीकरण तैयार हो गया, यहां से तो हम चुनाव जीत जाए। और यही कारण है कि सरकारों की अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि उनको पता है कि भैया एक और समीकरण तैयार करेंगे, ये जाति हमसे नाराज तो इस जाति को अपने से जोड़ लो, ये हमसे नाराज तो उसको हमसे जोड़ लो।
और कई ऐसे दल है, मैं राजनीतिक चर्चा यहाँ पे करना नहीं चाहता, जो कि जातिका और सांप्रदायिकता के हिसाब से ही अपना पूरा चुनाव लड़ने, जो फ्रॉन्ट करते हैं अपने जातिका और सांप्रदायिकता के समीकरणों को। भाई एमवाई की बात मैं भी करता हूँ, बट मेरे एम में महिलाएं हैं और मेरे भाई में युवा हैं, और सिर्फ इनको हम लोग को आगे लेकर चलने की जरूरत है। बुजुर्गों के अनुभव से, उनके आशीर्वाद से महिलाओं, युवाओं, इनको आगे लेकर जाने की जरूरत है, जिसमें मैं यकीन मानता हूं कि आप लोग एक अहम भूमिका निभाएं। आप सब पढ़े लिखे, मैं चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा चर्चा करें, जब अपने गांव में जाएं, अपने बुजुर्गों से बात करें, बताएं, समझाएं कि जाति के आधार पर नहीं, काम के आधार पर हम लोग को जनप्रतिनिधियों को चुनना है। अकाउंटेबिलिटी तय कीजिए कि किसने कितना काम किया, नहीं किया। इन 5 वर्षों में अपने क्षेत्र में देखिए, जब आप अपने गांव जाइए तो बोलिए भैया कि दोबारा इसको इसलिए मत चुनिए कि आपकी जाति का है, बल्कि इसलिए चुनिए कि इसने काम किया, नहीं तो बदलिए क्योंकि इसने काम नहीं किया। ये सोच आप लोग ला सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास वो ब्रॉडर विजन है। मैं कई बार हमारे बिहारी साथियों से, जब मैं दिल्ली में मिलता हूँ, बंबई में मिलता हूँ, या जब मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करता हूँ और बिहारी डायस्पोरा से इंटरेक्ट करता हूँ, तो वहां पे मैं उनसे पूछता हूँ कि भैया आप इस जाति से हैं, आपको लाभ हुआ होगा? तो विदेशों में बता रहे नहीं भैया, यहाँ पे तो क्या, यहाँ पे कौन पूछता है, कौन? जब वहां पे नहीं पूछता तो यहाँ पे हम लोग काहे मरे जाते हैं जाति को लेकर। यहाँ पर भी जिस दिन हम लोग इस व्यवस्था को तोड़ देंगे, जात पात धर्म मजहब की राजनीति से उठकर सही मायनों में विकसित बिहार बनाने की सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने लग जाएंगे, तो यकीन मानिए कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है जो मेरे बिहार को देश का नंबर 1 राज्य नहीं बना सकती। और उसी दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। साथियों, आज आप सबको यहाँ ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। वही यह आग्रह जरूर करूंगा कि जीवन के अनुभव से सीखकर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े, और न सिर्फ अपने विकास में, बल्कि कैसे हम अपने साथ अपने समाज, अपने पूरे क्षेत्र, अपने प्रदेश को आगे लेकर चल सके, उस दिशा में सोचने की जरूरत है, बड़ा सोचने की जरूरत है। कई लोग कई बार मेरे ऊपर यह आरोप लगाए जाते हैं, मीडिया के साथी यहाँ पे मौजूद हैं, चिराग पासवान बहुत महत्वाकांक्षी है, बहुत महत्वाकांक्षी है, बनिए महत्वाकांक्षी। और मैं चाहूंगा कि आप लोग सिर्फ महत्वाकांक्षी ही नहीं, अति महत्वाकांक्षी बनिए, ओवर एम्बिशियस बनिए, क्योंकि आपका ओवर एम्बिशियस होना ही आपको आगे लेकर जाएगा। कोई दूसरा व्यक्ति आकर आपको हाथ खींचकर नहीं बोलेगा कि भैया आओ, मैं पहले पायदान पर था, तुम मेरी जगह बैठो। नहीं, आपको ओवर एम्बिशियस होना, आपको आगे लेकर जाए। जिद्दी भी होइए, जिद्दी उस परिप्रेक्ष्य में नहीं कि घर पे जाके मम्मी को बोलना कि दाल नहीं खानी और सब्जी नहीं खानी, वो जिद्दी नहीं, अपने काम को लेकर जिद्दी होइए। दिन रात लगन के साथ लगिए, ना दिन को दिन समझिए, ना रात को रात समझिए, और तब तक लगे रहिए जब तक आप अपनी जिद को पूरा करके वो मकाम ना हासिल कर लें जो आपका लक्ष्य है। इस सोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। और यकीन मानिए, जिस दिन हम सारे बिहारी, 14 करोड़ बिहारी जिद्दी होकर, महत्वाकांक्षी होकर आगे निकल पड़े ना, तो देश को छोड़ जाएंगे, फिर हम दुनिया की ही सबसे बड़ी ताकत बिहारी अकेले बन जाएंगे। इतना सामर्थ्य है हम लोगों को। साथियों, ज्यादा बात नहीं करते हुए आज आगे भी जाना है, पर मुझे खुशी है और मैं निशांत का खासतौर पर धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया आप लोगों के साथ आकर इंटरेक्ट करने का, मिलने का। I honestly I was looking forward to this, coming and meeting and interacting with you all. I was really excited, क्योंकि इन्होंने मुझे बताया कि आप सब ने मेहनत कर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आपको उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और इस विश्वास के साथ कि आपको इस विश्वास के साथ मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ कि जब भी आपको मेरी जरूरत होगी, चिराग भैया की जरूरत होगी, मैं हर कदम हर जगह आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। ये वादा आप लोगों से करता हूँ। और 12वीं के ऐसे बच्चे जो इस साल एग्जाम में जाएंगे, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो खूबसूरती से एग्जाम देकर अच्छे नंबरों के साथ अपने परिवार का नाम रोशन करके आए, उनको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच।